हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकन गुरुकुल। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाल ही में ये न्यूज़ में बना हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ें। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all of its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give to ourselves this Constitution. और इसी बात को हिंदी में ऐसे लिखा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। कोई भी स्ट्रेंजर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ता है तो फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया उसे मिल सकता है। यूँ कह लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ हमारे प्रियम्बल में लिख दिया गया है। अब आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर न्यूज़ में क्यों है, इसे हम करंट अफेयर्स के सेक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेटिशंस डाले गए थे जिसमें ये दावा किया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये दो वर्ड नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तो उसी को हम भी समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात जो यहाँ है कि 26 नवंबर 1949 के दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इस प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था, तो उस दिन ये दो वर्ड नहीं थे, सोशलिस्ट वर्ड नहीं थे और सेक्युलर वर्ड भी नहीं थे। सेक्युलर वर्ड की बात अगर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड की चर्चा भी की गई थी, लेकिन हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने सीधे सीधे इसे खारिज कर दिया था कि नहीं, इंडिया का सेक्युलर नेचर अलग है, सेक्युलर होते हुए भी हम इसे सेक्युलर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसे हम पॉलिटी के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड उस समय नहीं थे। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया और प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड हेयर इंटेग्रिटी। यहाँ देख लीजिए, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, पहले था यूनिटी ऑफ द नेशन, उसमें जोड़ा गया इंटेग्रिटी, ये वर्ड इसी अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया है। तो पेटिशन डालने वालों का ये कहना था कि सिंस यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 लिखा हुआ है, तो क्या इस डेट में जिन लोगों ने इसे अडॉप्ट किया था तो उनकी तो सहमति नहीं थी तभी इन दोनों वर्ड्स को लेकर, तो फिर बाद में हम इन दोनों वर्ड्स को कैसे डाल सकते हैं और उस डेट से रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में कैसे उसे लागू कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक बेंच ने इस केस को सुनवाई के लिए ले भी लिया है। यहाँ पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपना डिसीजन दे दिया है, वो हम भी देखेंगे इस सेशन में कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पर क्या डिसीजन दिया है प्रियम्बल को लेकर। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये कहना है कि हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो डेट डाला गया है, डेट ऑफ एडॉप्शन के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज किया जा सकता है नहीं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इस केस को सुनवाई करना शुरू कर दिया है। तो यही अभी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एग्रीड टू एग्जामिन
whether the words socialist and secular can be removed from the preamble of the Indian Constitution। अब आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल कोर्ट्स में जस्टिसेबल नहीं है। आप प्रियम्बल की किसी भी बात को लेकर कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते हैं कि देखो मुझे तो यहाँ इक्वालिटी लिख दिया गया है तो मुझे इक्वालिटी मिलना चाहिए, मेरे मर्जी से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रियम्बल कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, बट स्टिल प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है हमारे इंडिया के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सबसे पहले देखो, ये इंडिया के नेचर को डिफाइन करता है। देखो, करीब 200 वर्षों की गुलामी के बाद 200 वर्षों तक हमारा कंट्री डोमिनियन स्टेट में रहा। उसके बाद ये पहला मौका था जब इंडिया डिक्लेयर करता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया एक सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आप देख लीजिए, किसी भी और दस्तावेज में इंडिया ने इस बात का डिक्लेरेशन नहीं किया है। केवल इंडिया का जो प्रियम्बल है उसी में इस बात को डिक्लेयर किया है हमने कि हमारा देश सोवरिन है, संप्रभु है। हम किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है किसी भी डिसीजन को लेकर। हमारे कंट्री के किसी भी अफेयर्स में सारा डिसीजन लेने का सोल अथॉरिटी हमारे पास है। दैट्स वाई हमने ये वर्ड यूज किया है सोवरिन। हमने डिक्लेयर किया पूरे वर्ल्ड में कि वी आर सोवरिन, और इसके साथ हमने ये भी डिक्लेयर किया कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, यानी कि हम किसी भी तरह से मिलिट्री रूल में नहीं विश्वास करते हैं, मोनार्की में विश्वास नहीं करते हैं, किसी भी तरह का ऑथोरिटेरियन रूल को हम ज़रा सा भी विश्वास नहीं रखते हैं उस पर। हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उस प्रेसिडेंट को यहाँ के लोग चुनेंगे, पीपल चुनेंगे, वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन हमारे जो पीपल हैं वही हमारे प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया को डिक्लेयर किया गया है एक सोवरिन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट सेकुलर 1976 में ऐड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके मीनिंग कुछ और हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तो हमने वर्ल्ड में पहली बार ये डिक्लेयर किया कि वी आर सोवरिन एंड वी आर डेमोक्रेटिक। तो दोनों बातों को हम लोगों ने क्लियर किया कि हम आज़ाद हो चुके हैं एंड वी आर डेमोक्रेटिक नाउ। इसके साथ साथ हमारा प्रियम्बल इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगा। कई लोगों को आज भी ये कन्फ्यूजन रहता है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहता है, और कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारी बातें खूब तैरती हैं कि अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत बनाया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कैसे रहा। तो ढेर सारी बातें की जाती है। इसके लिए मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 395, जो ये क्लियर करता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, ये दोनों एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते ही रिपील्ड माने जाएंगे, निरस्त माने जाएंगे, वो लागू नहीं रहेंगे देश में। इस बात को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट आर्टिकल के रूप में लिखा और उसको हमने अडॉप्ट किया। तो ये बात तो बिल्कुल ही अब बेकार हो गई। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारी बातें तैरती हैं, बिल्कुल आप उसको एकदम गलत मानिए। अब आइए बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सोल अथॉरिटी किसको माना है, तो वो है पीपल ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी पावर मिल रहा है, जो भी सोर्स ऑफ पावर है, वो पीपल ऑफ इंडिया के पास है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग थे वे सारे के सारे इंडियंस थे, चाहे जैसे भी चुन कर आए, लेकिन वो देश के अलग अलग हिस्सों से सिलेक्ट होकर, नॉमिनेट होकर या इलेक्ट होकर आए। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज के डेट में भी, उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट की जानी है तो वो कोई बाहर से दूर 7 समुंदर पार दूर बैठा हुआ कोई राजा या रानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा चुने गए जो भी एमपी हैं, लोकसभा में हैं या फिर राज्यसभा में हैं, तो वो ही इसे अमेंड कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर या फिर सोर्स ऑफ अथॉरिटी है पीपल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या लक्ष्य हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लक्ष्य है कि एक दिन भारत को एक ऐसा देश बन जाना है जहां हर लोगों को जस्टिस सिक्योर हो पाए, हर एक नागरिक के पास लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो। याद रखना, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी बातें हमारा गोल है। हमारा प्रेजेंट स्टेट नहीं है, अभी वर्तमान स्थिति नहीं है,
हमारा गोल है कि हम एक दिन इक्वालिटी को अचीव कर लेंगे, हमारा गोल है कि हम जस्टिस को अचीव कर लेंगे। ये हमेशा याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे जब इक्वल हो गया सब कुछ तो फिर रिजर्वेशन क्यों है। अरे भैया, रिजर्वेशन तो उस दिन खत्म हो जाएगा ना जिस दिन हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है कि हमें इक्वल हो जाना है एक दिन, और उसके लिए पूरा प्रयास अभी से करना है, ठीक है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, और लोगों के बीच में जो भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में भाईचारा को प्रमोट करना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। साथ साथ जो पूरा हमारा देश है, राष्ट्र है, नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, उसे इंश्योर करना, इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है। और साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को भी डिक्लेयर करता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है, और उसका डेट भी यहाँ लिखा गया है 26 नवंबर 1949। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 ये डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, और दिसंबर 13 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और जनवरी 22 1947 के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? ये एक्चुअली कुछ एक कंसेप्ट था, गाइडिंग प्रिंसिपल्स था या फिलोसॉफी था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाना था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग से पहले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, जिसमें कुछ कंसेप्ट और फिलोसॉफी और प्रिंसिपल्स लिखे गए थे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को थोड़ा रिवाइज कर एक नया रूप दिया गया, एक नया शेप दिया गया, जिसे आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का अपना एक हिस्ट्री है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया था। सिंस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज था, तो उसको हम यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाकर हमने रख लिया। बात करें प्रियम्बल के इन्फोर्सिएबिलिटी की, तो कोर्ट में ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। कोर्ट में इसके किसी भी सेंटेंस को लेकर आप वहाँ दलील नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर कर दिया गया है कि कोर्ट में ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी गई है उससे रिलेटेड उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो आर्टिकल्स को लेकर आप कोर्ट में कुछ केस लड़ सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल के बेसिस पर नहीं लड़ सकते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। सेवरल टाइम्स सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को लेकर अपना इंटरप्रिटेशन देता है। तो उसमें दो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रियम्बल के हम स्टेटस को समझ सकते हैं। पहला केस हो जाता है बेरूबारी केस, और दूसरा होता है केशवानंदा भारती केस। तो बेरूबारी केस जो 1960 का ये केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे समझो, आप सबको पता है जहाँ आज बांग्लादेश है वहाँ पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और उसके वेस्ट में हमारा इंडिया हुआ करता था। बीच में एक एरिया इस तरह का पड़ गया था जिसका कुछ भाग इंडिया में था और कुछ भाग बांग्लादेश में था। तो हम इसको, इसी एरिया को कहते हैं बेरूबारी, और इसी को लेकर एक कन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का कहना था कि ये पूरा एरिया मेरा है, इंडिया का कहना था कि मेरा है, और 1947 से लेकर 1958 तक ये प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टी इस बात को तैयार हो जाते हैं कि ये जो पूरा एरिया है इसको हाफ हाफ बांट लिया जाए। और जैसे ही ये बेरूबारी रीजन के हाफ हाफ बंटवारे की बात शुरू होती है तो देश भर से अलग अलग ओपिनियन आने लगते हैं। बात सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो विपक्षी उस समय लोग थे, जो सरकार के विरोध में थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं पूरा बेरूबारी ही इंडिया का है, तो इस तरह का बॉर्डर बनना चाहिए। उधर पाकिस्तान में ऐसे बॉर्डर बनाने के लिए बोला जा रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के विपक्ष में जो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या दलील था? उनका ये कहना था कि इंडियन प्रीएम्बल को पढ़िए। इंडियन प्रीएम्बल में दो वर्ड है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये दो वर्ड है, ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। अब इन दोनों वर्ड्स के रहते हुए आप इंडिया के किसी भी पार्ट को कैसे तोड़कर दूसरे देश में दे सकते हैं? आई एम सॉरी, यहाँ इंटीग्रिटी वर्ड उस समय नहीं था, ये आज के कंटेक्स्ट में मैंने कह दिया इंटीग्रिटी आज है, उस समय यूनिटी था। तो यूनिटी की बात हमारे प्रीएम्बल में कही गई है, तो फिर हम कैसे कोई भी पार्ट काट कर दूसरे देश को दे दें? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ,
कई साल 2 वर्षों तक केस चला। 1958 से ये केस चालू हुआ था। इसमें कई सारे दलील सुने गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाद में फिर जजमेंट भी आया। जजमेंट जो आया उसको जाने दो, यहाँ हाफ हाफ बंटवारा ही हुआ और आर्टिकल 368 को इम्पोज करना पड़ा था, तो वो एक अलग मैटर है। हमें यहाँ क्या समझना है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इंडियन प्रियम्बल को लेकर अपना कुछ जजमेंट दिया। अपना जजमेंट इंडियन प्रियम्बल को लेकर ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, उनके माइंड को रीड करना है, अगर आपको ये देखना है कि उनके माइंड में क्या चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हुए, तो फिर आप प्रियम्बल को पढ़ें। एक लाइन में आपको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे वो किस माइंड के थे, उनका माइंडसेट क्या था। ठीक है, लेकिन इससे यानी प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। याद रखना, बेरूबारी केस 1960 में इस बात को कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब नहीं है तो फिर ये इन्फोर्सिएबल भी नहीं है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये बेरूबारी केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था। अब आइए बात करते हैं केशवानंदा भारती केस के बारे में। सबसे पहले इसके डिसीजन का डेट आप जान लीजिए, ये था 24 अप्रैल 1973। तो इस डेट के दिन केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आता है। 13 जजेस बेंच था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसे आज कहा जाता है कि अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सेवियर है, कोई रक्षक है, तो वो है बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन। तो ये एक अलग मुद्दा है, हम यहाँ प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। तो केशवानंदा भारती केस में इस बात को कहा गया कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समझा जाए। जो बेरूबारी केस में कहा गया था, बेरूबारी केस में वहाँ ये कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल सुप्रीम पावर का सोर्स नहीं हो सकता है। प्रियम्बल के अकॉर्डिंग कोई भी रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन प्रियम्बल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजंस को, स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1995 का केस है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रियम्बल डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो इस बात को रीइटरेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस में। अब आइए अमेंडमेंट की बात करें अगर, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और यहाँ 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। यहाँ आपको बता दूं कि पहले ही केशवानंदा भारती केस में इस बात को कह दिया गया था कि जो प्रियम्बल है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। सिंस वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, दैट्स वाई 368 के अकॉर्डिंग उसे भी अमेंड किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ एक और फैक्ट हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार हम 26 नवंबर 1949 की बात किए हैं, तो एक बात आपको पता रहना चाहिए। आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 394 और इसके साथ साथ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367 एंड 379, इतने सारे आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 के दिन से ही लागू हो जाएंगे। याद रखना, इसको छोड़कर जितने आर्टिकल्स बच जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वे सारे आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुए थे, जिसको कि हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर 1949 के ही दिन लागू हो गए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के लिए ये ज़रूरी था कि पहले से ये आर्टिकल्स लागू रहें। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट के दिन लागू होता है और हमारा कंट्री एक रिपब्लिक बनता है। दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक द टॉपिक। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।